हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सुलभ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ये आपकी सेकेंड सेमेस्टर की होने वाली है। एंड ये जो आपकी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, इसका जो सब्जेक्ट है लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण, हम ये वाली बुक को कवर कर रहे हैं। अगर आपके पास भी ये बुक है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि देखिए इस वीडियो के माध्यम से या मेरे चैनल के माध्यम से आप इस पूरी बुक को होल बुक को कवर कर पाएंगे चैप्टर वाइज। क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट बुक से पढ़ा रही हूँ तो आपको डायरेक्ट बुक से पढ़ने का मौका मिल रहा है। एंड लास्ट में ऐसा नहीं है सिर्फ मैं बुक से पढ़ा दूंगी, नहीं, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये जो आपकी बुक है, इस बुक में हमारी जो यूनिट नंबर 1 है वो ऑलरेडी कवर है। यूनिट नंबर 2 को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 2 का भी हम लोग पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, ठीक है। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करके, या फिर मैं आपको लिंक दे दूँगी पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग यूनिट नंबर 2 का पार्ट जो हमारा, या ये कहूँ चैप्टर जो 2 है, उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 है, और ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है इसका नाम है नौकरशाही का सिद्धांत, मैक्स वेबर। यानी इस चैप्टर में हम नौकरशाही का जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे, और नौकरशाही का जो सिद्धांत है यानी जो नौकरशाही का सिद्धांत है वो मैक्स वेबर द्वारा दिया गया था। तो हम मेनली मैक्स वेबर के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, जो नौकरशाही का सिद्धांत है इसे ही लाल फीता सिद्धांत भी कहा जाता है। तो किस तरह से इसे लाल फीता सिद्धांत या फिर नौकरशाही का सिद्धांत कहा जाता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस चैप्टर में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग परिचय से, ठीक है। कि परिचय में हम लोग क्या लिख सकते हैं। परिचय में आप लिखेंगे, जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के द्वारा नौकरशाही और औपचारिक संगठन पर दिए विचारों ने विद्वानों की पीढ़ियों को प्रभावित किया। यानी हम कह सकते हैं जो जर्मन के एक समाजशास्त्री थे मैक्स वेबर, जिनके जो नौकरशाही सिद्धांत है और जिनके औपचारिक संगठन पर जो विचार थे उन्होंने कई पीढ़ियों को प्रभावित करने का काम किया। वह नौकरशाही मॉडल के केंद्र स्थान है, क्योंकि नौकरशाही जो मॉडल है वो मैक्स वेबर द्वारा ही बनाया गया है, इसीलिए इन्हें केंद्र स्थान के रूप में देखते हैं। वह नौकरशाही शब्द का प्रयोग और वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति है। यानी जो नौकरशाही शब्द है और उसका जो वर्णन है, उसका वर्णन करने वाले और उसका प्रयोग करने वाले मैक्स वेबर पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। इसे प्रबंधन का नौकरशाही सिद्धांत या मैक्स वेबर का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी देखिए, इसे या तो प्रबंधन का नौकरशाही सिद्धांत कह लो या फिर मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत या मैक्स वेबर का सिद्धांत कह लो, बात एक ही है। आपके एग्जाम में भी ऐसे अलग अलग तरीके से नाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको दोनों नाम याद होने चाहिए, ठीक है। इसके लेखन में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और प्रशासन सहित अनेक विषयों पर चर्चा की गई है। यानी देखिए, इसके अंतर्गत किन किन विषयों पर चर्चा है, तो अर्थशास्त्र के ऊपर, समाजशास्त्र के ऊपर और प्रशासन के सहित और भी बहुत सारे विषय हैं जो कि नौकरशाही सिद्धांत में बताए गए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मैक्स वेबर, उनका जीवन और लेखन। यानी जो मैक्स वेबर है इनका जीवन कैसा था, मतलब इनका जो जीवन काल था, टाइमिंग क्या थी जीवन की, तो उन सभी को हम देखेंगे, ठीक है। मैक्स वेबर, जिनका जो जन्म हुआ था वो 1864 से 1920 तक रहा था, का जन्म पश्चिमी जर्मनी में एक व्यापारी परिवार में हुआ था। यानी इनका जो जन्म था वो पश्चिमी जर्मनी में हुआ था, एक व्यापारी परिवार में, जो कि वस्त्र निर्माण के कार्य में शामिल थे। यानी इनका जो परिवार था वो वस्त्र निर्माण यानी कपड़े बनाने की कपड़े बनाना या कपड़े का कार्य करते थे, ठीक है। 1882 में अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हेडलर्ग विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, और उसके बाद में इन्होंने विश्वविद्यालय में जाके कानून का अध्ययन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके आगे आप इसमें लिखेंगे, मैक्स वेबर या वेबर का मुख्य अध्ययन विश्लेषणात्मक और व्यवस्थित अध्ययन पर था। यानी ये जो थे ये मेनली जो विश्लेषणात्मक है और जो व्यवस्थित अध्ययन होता है उस पर ध्यान केंद्रित करते थे।
वह सदैव ही अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को ही तरजीह देते थे, क्योंकि वह प्रगतिशील दृष्टिकोण के थे। यानी देखिए हमेशा ही जो हमारे जो अनुभव होते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद जो हमें अनुभव मिलता है या ज्ञान मिलता है, ये उसी को ही हमेशा प्रायोरिटी देते थे, हमेशा उसी को इम्पोर्टेंट मानते थे। क्योंकि ये जो है ये एक तरीके से ये एक प्रगतिशील व्यक्ति थे, या आगे बढ़ने वाले, या अपनी सोच को एक जगह ना रोककर हमेशा उसे प्रगति करवाने वाले थे। ठीक है, इनके मुख्य लेखों में शामिल है सामाजिक और आर्थिक संगठनों के सिद्धांत। यानी इनके प्रमुख जो लेख हैं उसमें हम देख सकते हैं सामाजिक आर्थिक संगठन सिद्धांत, सामान्य आर्थिक इतिहास, और प्रेटेसेट विचार और पूंजीवाद की भावना, ये सभी इनके प्रमुख जो लेखन है उनमें आ जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नौकरशाही का अर्थ। क्या आखिर नौकरशाही का क्या अर्थ होता है? ठीक है, नौकरशाही के अर्थ में आप लिखेंगे, नौकरशाही का सरल अर्थ है डेस्क सरकार। यानी देखिए नौकरशाही को हम डेस्क सरकार के नाम से भी देख सकते हैं। 1945 में फ्रांस के विसेंट डी गुर्नी ने पहली बार नौकरशाही शब्द गढ़ा था। यानी इन्होंने पहली बार नौकरशाही जो शब्द है वो गढ़ा था, यानी बनाया था। इनके बाद कई फ्रांसीसी लेखक नौकरशाही शब्द को लोकप्रिय बनाने में लगे रहे, परंतु एक शब्द के रूप में इसका प्रयोग 19वीं शताब्दी में हुआ। यानी देखिए बनाया तो नौकरशाही शब्द इन्होंने था 1746 में, लेकिन देखिए 19वीं शताब्दी में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इसे लोकप्रिय बनाने में लगे रहे, लेकिन ये मेनली जो लोकप्रिय बना वो 19वीं शताब्दी में आकर बना। ठीक है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री J.S. मिल और मॉस्का एव मिशेल जैसे समाजशास्त्रियों ने नौकरशाही पर विचार विस्तार से लिखा। यानी हम कह सकते हैं जो J.S. मिल हैं, मॉस्का हैं और मिशेल हैं, इन्होंने भी जो नौकरशाही है उस पर विस्तार से लिखा कि नौकरशाही क्या है, किस तरह से है, किस तरह से ये डेस्क सरकार के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे नौकरशाही के सिद्धांत ने संगठनों को आर्थिक संयोजन के साथ आगे बढ़ाने और बाजारों में स्थिरता बनाए रखने का अवसर प्रदान किया। क्योंकि नौकरशाही एक ऐसी चीज थी जो एक तरह से आर्थिक स्थिरता लाने का कार्य कर रही थी बाजारों में। बेबर का मानना है कि संदेह नौकरशाही के विकास में पूंजीवाद व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी देखिए बेबर ये मानते हैं कि जो नौकरशाही है उसके विकास में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर पूंजीवादी व्यवस्था नहीं होती तो शायद नौकरशाही सिद्धांत भी इतना व्यवस्थित या ये है इतना विकसित नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नौकरशाही प्रशासन के लिए पूंजीवादी सबसे अच्छे तार्किक आर्थिक आधार हैं, जो कि इसे तार्किक रूप से विकास करने में सक्षम बनाते हैं। यानी नौकरशाही जो प्रशासन है वो पूंजीवाद को बहुत तार्किक रूप से विकसित करने और तार्किक रूप से विकास होने में उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि वित्तीय दृष्टि से यह आवश्यक मौद्रिक संसाधनों की आपूर्ति करते हैं। क्योंकि अगर हम इन्हें आर्थिक रूप से देखेंगे या वित्तीय रूप से देखेंगे तो ये एक तरह से उसे आवश्यकता जो होती है उसकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राधिकार पर मैक्स वेबर के विचार। यानी जो प्राधिकार है उस पर मैक्स वेबर के क्या विचार हैं, तो इस पर हम देख लेते हैं। वेबर समाजशास्त्रीय घटना के रूप में नौकरशाही को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। यानी देखिए वेबर जो है वो एक तरह से समाजशास्त्र की घटना के रूप में नौकरशाही को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, जहाँ प्रभुत्व के सिद्धांत को समानवीय संदर्भ में समझा जा सकता है। और जो हमारा प्रभुत्व का सिद्धांत होता है उसे एक तरह से सामान्य संदर्भ में समझने का प्रयास किया जाता है। प्रभुत्व समानवीयता शक्ति संबंध को दर्शाता है, जो कि शासन और प्रशासन के बीच जो कि आदेश की सत्तावादी शक्ति है। यानी इसको और ज़्यादा बढ़ाने और जो आदेश होता है उसको एक तरह से सत्तावादी रूप में प्रकट करने का प्रयास करता है। ठीक है, प्राधिकार शक्ति के प्रयोग को वैध बनाता है, जहाँ एक व्यक्ति स्वेच्छा से आदेशों और आज्ञाओं का पालन करता है। यानी देखिए जो प्राधिकार है वो सभी आदेशों को सभी चीज़ों को एक तरह से वैध बना देता है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति उन्हें अपनी इच्छा से स्वीकार कर लेता है और उनका पालन करता है। अगर देखिए कोई भी आपके ऊपर कोई भी कानून थोपे, यानी अगर मैं ही आपको कोई कानून बनाऊं आपके लिए या आपके ऊपर कोई कानून थोप दूं, क्या आप उसको फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे बेशक, क्योंकि मैं कोई वैध नहीं हूँ, या ये कह सकती हूँ मैं कोई गवर्नमेंट नहीं हूँ। क्या मैं आपके लिए कोई भी रूल बनाऊंगी तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। बट अगर गवर्नमेंट रूल बनाती है तो हमें फॉलो करना होता है, क्योंकि वो वैध तरीका होता है, अवैध तरीका नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से जो अवैध तरीके होते हैं उनको लोग छोड़ देते हैं या उनको फॉलो नहीं करते, उनको फॉलो करना नेसेसरी नहीं होता। बट जो वैध तरीके होते हैं उनको लोग फॉलो करते हैं, अपनी इच्छा से फॉलो करते हैं और कभी कभी सरकार के दबाव
कम भी कर लेते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा वैध तरीके का प्रयोग होने लगा था, ठीक है। अब हम देखेंगे प्राधिकार के प्रकार, क्योंकि देखिए प्राधिकार के कई प्रकार होते हैं। प्राधिकार के कौन कौन से प्रकार हैं, तो पहला हम देखेंगे करिश्माई प्राधिकार, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा परंपरागत प्राधिकार। फिर तीसरा है हमारा विविधतार्थिक प्राधिकार। किस तरह से ये विविधतार्थिक प्राधिकार है, चलिए देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे करिश्माई प्राधिकार। करिश्माई प्राधिकार में किस तरह से लिख सकते हैं, करिश्मा शब्दों की व्याख्या लावण्य या मनोहरता के उपहार के रूप में की जा सकती है। यानी देखिए जो करिश्मा शब्द है, इसका जो प्रयोग है या इसकी जो व्याख्या है वो लावण्य या फिर मनोहर के रूप में की जा सकती है, जो सभी के लिए प्रिय हो, सभी के लिए हर हो, ठीक है। करिश्माई नेताओं के पास कुछ व्यक्तिगत गुण होते हैं जो कि उन्हें सामान्य आदमियों से अलग करते हैं। यानी जो करिश्माई नेता होते हैं या ऐसे लोग जो अलग होते हैं, जिन्हें सब लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं, वो हमारे करिश्माई नेता होते हैं। और उनके जो गुण होते हैं वो थोड़े से सामान्य लोगों से अलग होते हैं। वह हीरो, मसीहा या कोई भी पैगंबर हो सकता है। यानी देखिए जिसे कोई भी व्यक्ति फॉलो कर ले इजीली, चाहे वो हीरो हो या कोई मसीहा हो या कोई पैगंबर हो, उन्हीं को हम करिश्माई प्राधिकरण कह सकते हैं। यानी देखिए अगर अब मैं बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे हीरो हीरोइन हैं जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, जैसे कि सलमान खान हो गए और शाहरुख खान हो गए। इन लोगों को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मसीहा की, तो ऐसे बहुत सारे मसीहा हैं या फिर पैगंबर हैं जिन्हें लोग फॉलो करते हैं। अगर भगवान बुद्ध की बात करें या फिर सिखों के किसी भी गुरु की बात करें, तो वो एक तरह से पैगंबर का काम करते हैं। या फिर मुसलमानों के पैगंबर हो गए। तो इस तरह से जो लोगों को कोई भी जिन लोगों को सभी लोग फॉलो करते हैं, उन्हें हम करिश्माई प्राधिकरण के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। लोग बिना प्रश्न किए उनके आदेशों और आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि लोग उनकी असाधारण क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। यानी देखिए जब भी ये लोग कुछ कहते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे या फिर बिना कोई प्रश्न उठाए बस उनको फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि सभी लोगों का मानना होता है कि इनके पास असाधारण क्षमताएं हैं या असाधारण एक तरह से शक्ति है। इसी वजह से सभी लोग उनको सिर्फ फॉलो करना शुरू कर देते हैं, बिना कोई प्रश्न उठाए, बिना कोई सवाल किए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे परंपरागत प्राधिकरण। किस तरह से परंपरागत प्राधिकरण है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे परंपरागत प्राधिकरण अतीत की अच्छाइयों से अपनी वैधता करता है। यानी ये जो है ये हमारे अतीत की अच्छाइयों से ये वैधता रखता है, अतीत की इच्छाओं से संबंध रखता है, जहाँ कार्य परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित है। यहाँ कोई भी कार्य जो होता है वो हमारी परंपराओं या फिर रीति रिवाजों पर आधारित होता है। जो व्यक्ति इस प्राधिकरण का प्रयोग करता है उन्हें स्वामी कहा जाता है, और जो स्वामी की आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें अनुयायी कहा जाता है। यानी इस जो प्राधिकरण है इसका जो भी फॉलो करता है या फिर जो भी इसको चलाता है उसे स्वामी कहा जाता है, और जो इसको मतलब जो स्वामियों को फॉलो करते हैं उन्हें अनुयायी कहा जाता है, ठीक है। अनुयायियों द्वारा अनेक आदेशों और आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है, जो कि उनके प्रति व्यक्तिगत इच्छा रखते हैं। यानी देखिए जो अनुयायी होते हैं उन्हें स्वामियों की बहुत सारी आज्ञाओं का पालन करना होता है, जो कि स्वामियों के प्रति उनकी निष्ठता को दर्शाने का कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा विविध आर्थिक प्राधिकार। किस तरह से विविध आर्थिक प्राधिकार के अंतर्गत संगठन के सभी सदस्यों पर नियम न्यायिक रूप से लागू होते हैं। यानी इसके अंतर्गत सभी जो संगठन होते हैं उनके जो सदस्य होते हैं उन पर सभी जो नियम है वो समान रूप से या फिर ये कहें न्यायिक रूप से लागू होते हैं। आधुनिक समाज में प्राधिकार प्रभुत्वशाली भूमिका निभाता है। यानी आज के टाइम पे हम ये जो प्राधिकार है इसकी प्रभुत्वता या फिर ये कहें इसका जो वो प्रभाव है वो बहुत प्रभुत्व रूप से हम देख सकते हैं कि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा गहराई तक देखा जा सकता है। इस प्राधिकार का प्रयोग करने वाले सदस्यों को वरिष्ठ अधिकारी के रूप में निर्देशित किया जाता है। यानी इस जो प्राधिकार है इसका जो प्रयोग करते हैं उन्हें एक तरह से वरिष्ठ अधिकारी के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मैक्स वेबर के नौकरशाही पर विचार। यानी जो मैक्स वेबर है इनका नौकरशाही पर किस तरह से विचार है या कि किस तरह से सोचते हैं नौकरशाही को लेकर, ठीक है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे वेबर नौकरशाही का लेखन प्रशासनिक कार्यों के अनियुक्त अधिकारियों को संदर्भ में करते हैं। यानी जो नौकरशाही का यानी देखिए जो वेबर हैं वो नौकरशाही को जो लिखते हैं वो प्रशासनिक कार्य के नियुक्त अधिकारियों के संदर्भ में करते हैं। नौकरशाही में नियुक्त अधिकारियों को शामिल किया जाता है और चुने हुए
प्रतिनिधियों की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। यानी देखिए, जो नौकरशाही होते हैं इसमें जो नियुक्त अधिकारी होते हैं उनको शामिल किया जाता है, और जो चुने गए प्रतिनिधित्व होते हैं उनकी कोई भी भूमिका नहीं होती। वेबर मानते हैं कि विविध तार्किक प्राधिकार, जो कि नियम, मानक और प्रक्रियाओं पर आधारित है, का नौकरशाही में मुख्य स्थान होता है। यानी ऐसी प्रक्रिया जो कि नियम, मानक और प्रक्रिया होती हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है नौकरशाही में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं नौकरशाही में। बेबर के लिए नौकरशाही प्रशासन के तर्क ज्ञान की शक्ति के प्रभुत्व से है। यानी देखिए, जो बेबर हैं वो नौकरशाही का जो तर्क है वो ज्ञान और शक्ति के प्रभुत्व द्वारा देख सकते हैं। विशेष तौर से तार्किक तार्किकता इसका मूल गुण है। यानी देखिए, जो ये बेबर है इनका मानना है कि जो नौकरशाही है उसका जो विशेष गुण है वो तार्किकता का मूल गुण है, या तार्किकता को इनमें इन्होंने गुण के रूप में देखा है। ठीक है, नौकरशाही प्रशासन हमेशा ही समान स्थिति में रहता है। यानी जो नौकरशाही सिद्धांत है या ये नौकरशाही प्रशासन है वो हमेशा ही एक जैसी स्थिति में देखा जा सकता है, और औपचारिक और तार्किक तौर से काफ़ी तार्किक प्रकार का होता है। यानी अगर हम औपचारिक और तार्किक स्थिति में देखें या तार्किक दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत तरह से, या ये कहें काफ़ी तार्किक रूप से हम इसे देख सकते हैं। काफ़ी हद तक ये तार्किक होता है। इसमें जो हमारी इमोशंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जो हमारी तार्किक यानी दिमाग वाली चीज़ें हैं, दिमाग से सोचने वाली चीज़ें हैं, वो ज़्यादा मौजूद होती हैं। ठीक है, नौकरशाही प्रशासन की श्रेष्ठता का मुख्य स्रोत तकनीकी ज्ञान होता है। यानी जो नौकरशाही प्रशासन है इसकी जो श्रेष्ठता का स्रोत है, यानी नौकरशाही जो सिद्धांत है इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्रोत है वो हमारा तकनीकी ज्ञान हो जाता है। क्योंकि इसमें हम तकनीकी रूप से सोचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन में आर्थिक तरीकों और आधुनिक तकनीकों के विकास पर अनिवार्य करता है। इसी वजह से इसमें जो वस्तु होती है कोई भी, उसका जो आर्थिक और तकनीकी विकास है, या ये कहें उसकी जो बढ़ोतरी है उसको अनिवार्य करता है, या फिर उस पर डिपेंड हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे अब हम देखिए, वेबर द्वारा प्रस्तुत की गई नौकरशाही की अवधारणा एक विकसित नौकरशाही का मानवीय चित्रण और आदर्श रूप है। यानी हम कह सकते हैं वेबर द्वारा जो नौकरशाही का ये सिद्धांत दिया गया है ये एक तरह से मानवीय चित्रण और आदर्श और जो विस्तृत नौकरशाही है उसको दर्शाने का कार्य करती है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि किस तरह से नौकरशाही सिद्धांत को अपनाया गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैक्स वेबर नौकरशाही की विशेषताएं। यानी जो मैक्स वेबर है इनकी जो नौकरशाही है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे सेकेंड वीडियो में। ठीक है, तो ये वाली वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, यानी हमारा पार्ट 1 हम यहीं तक रहने देते हैं। पार्ट 2 में हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मेरी वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच जाएँ और आप अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।